तो अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या। हेलो दोस्तों, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं बिहार दरोगा के प्रीवियस ईयर सवालों को। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि बिहार दरोगा का जो एग्जाम है 17 दिसंबर को होने वाला है, तो आपके पास बहुत ही कम समय बचा है कि आप तैयारी को अच्छे तरीके से पूरा कर पाएँ। तो आपके पास 25 डेज बचा हुआ है और उसमें क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर के सवालों को बनाना है। प्रीवियस ईयर के सवालों को जिन्होंने बना लिया है वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन प्रीवियस ईयर के सवालों को देखना है, सवाल का नेचर देखना है कि कहाँ से पूछा जा रहा है सवाल। उसके बाद साथ ही साथ हम लोग एनसीईआरटी सीरीज भी करेंगे। मैं जैसे मैंने आपको बताया था कि जो एनसीईआरटी के जो कुछ फैक्ट्स है उसको मैं आपको कवर कराऊंगा, जो कि एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो उन एनसीईआरटी फैक्ट्स को मैं कवर करूंगा। 4 से 5 वीडियो आएगा एनसीईआरटी का, 8 से 10 वीडियो प्रीवियस ईयर का आएगा, लगभग 20 वीडियो होगा। आप शुरू से लेके 25 डेज जितना वीडियो में आएगा एग्जाम तक के, अगर आप उसमें जुड़े रहते तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। एग्जाम में आपके स्कोर बूस्ट करेंगे, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे प्रीवियस ईयर के सवालों को। ओके, तो प्रीवियस ईयर सवाल कराने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तो हम लोग PYQ देखेंगे 10 क्लास, है ना, 10 क्लास या 8 क्लास, जितना क्लास में हो जाए प्रीवियस ईयर सवाल, है ना। उन सवालों को जो अच्छे से सवाल होंगे उनको मैं कवर करूँगा। बहुत सारे जो इजी सवाल होंगे मैं उसको यहाँ पे नहीं डालूंगा, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा इजी, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क सवाल जो है उनको नहीं पूछूंगा। ओके, फिर उसके बाद एनसीईआरटी, जैसा मैंने बताया एनसीईआरटी सीरीज में मैं क्या करूँगा कि एनसीईआरटी के फैक्ट्स को लाऊंगा, है ना। एक एक वीडियो में मैं पूरे 9th क्लास का एनसीईआरटी चला दिए, है ना। उसमें ज़्यादा नहीं, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, हार्डली 1 घंटे का वीडियो होगा। बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ कवर होगा उसमें। अगर उसको आप पढ़ लेते हैं तो वो तो कहने का मतलब है कि आपका सवाल बहुत ज़्यादा घुमा फिरा कर पूछेगा तो आप अच्छे से उत्तर कर पाएंगे। ओके, उसके बाद साथ साथ मैं आपको कुछ 1-2 सेशन मैं आपको दूंगा जिसमें बहुत सारे सवाल होंगे। लगभग 2-3 घंटे का क्लास रहेगा, उसमें बहुत सारे सवाल होंगे, अच्छे से सवाल होंगे। तो उन चीज़ों को मैं करवाने की कोशिश करूँगा। ऐसा हालांकि मैं प्रीवियस ईयर के माध्यम से बहुत सारे सवालों को आपको करवा दूंगा, जितना ज़्यादा हो सकता है। हर एक ऑप्शन को समझाऊंगा, हर एक चीज़ों को मैं कराऊंगा कि आपके सवाल कहीं से पूछे तो आपसे वो बन जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। फर्स्ट अफीम बार इंडेड बाय द ट्रीटी ऑफ, प्रथम अफीम युद्ध की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। देखिए अफीम युद्ध की बात कर रहा है, तो अफीम युद्ध जो हुआ था वो ब्रिटेन और चाइना के बीच में लड़ा गया। चाइना अपोज कर रही थी अफीम के प्रोडक्शन को लेके, अफीम के ट्रेड को लेके, तो इसलिए अफीम युद्ध जो है वो ब्रिटेन और चाइना के बीच में हुआ। तो पहला जो अफीम बार हुआ था वो 1839 से 1842 के बीच में, ठीक है, 1842 के बीच में पहला अफीम बार हुआ। ओके, और ये संधि था नानकिंग की संधि से खत्म। जितना भी युद्ध हुआ सब कोई ना कोई संधि से खत्म होगा। सेकंड अफीम बार पूछेगा तो टियानसिन की संधि से, ठीक है, 1856 से 1860 के बीच में हुआ था। 1856 से 1860 के बीच में सेकंड अफीम बार हुआ। ये भी उनके बीच में हुआ, इंग्लैंड और चाइना के बीच में। इंग्लैंड की तरफ से फ्रांस सपोर्ट किया था ये टियानसिन की संधि में, सॉरी मतलब इस सेकंड अफीम बार में। तो सेकंड वाला पूछेगा तो टियानसिन की संधि, फर्स्ट वाला पूछेगा तो नानकिंग की संधि। अब देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या करना है, ये वर्ल्ड हिस्ट्री का सवाल है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में तो पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन, है ना, रशियन रेवोल्यूशन, ओके, जर्मनी के बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे, इटली के बारे में पढ़ लेंगे, है ना, इटली के बारे में पढ़ लेंगे। तो इन सारे टॉपिक्स को अगर आप कवर कर लेते हैं, वर्ल्ड वार सेकेंड, वर्ल्ड वार फर्स्ट, है ना, इन चीज़ों को अगर आप कवर कर लेते हैं तो वर्ल्ड हिस्ट्री से सवाल जो भी आएगा वो आपसे बन जाएगा, ठीक है। ये मेरा मानना है कि सवाल बन जाएगा, नहीं छूटेगा। तो ऐसे चीज़ों को कवर करना। अब अभी आप इस सवाल को देखें तो अब तुरंत बुक्स निकालिए, ये सारे जो आपके शॉर्ट नोट्स अगर आपके पास हैं बने हुए या नेट में मिल जाएगा, आपके पास बुक्स होंगे तो उससे आप चीज़ों को कवर कर सकते हैं स्पीड में। जो भी आपके पास क्लास 10th का जो बुक होगा ना उसमें आपको मिल जाएगा। अब चलते हैं सेकंड सवाल की ओर। सेकंड सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि बैडमिंटन को पहली बार एशियन गेम में कब लाया गया। देखिए बैडमिंटन एशिया गेम में 1962 में लाया। जाकर्ता में पहली मतलब 1962 में जाकर्ता में जो एशियन गेम खेला गया तो उसमें पहली बार बैडमिंटन को शामिल किया गया। एशियन गेम को एशियाड भी बोलते हैं, है ना, एशियन गेम को एशियाड बोलते हैं। और इस गेम को सबसे पहली बार 1951 में आयोजित किया गया। कहाँ, आपके न्यू दिल्ली में, ठीक है, न्यू दिल्ली में 1951 में पहली बार आपके एशियन गेम को चालू किया गया। और एशियन गेम को हम लोग एशियाड बोलते हैं। एशियन गेम को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा मान्यता प्राप्त है, रिकॉग्नाइज्ड है। लेकिन इसको कौन करता है, तो एशियन ओलंपिक काउंसिल, ठीक है, एशियन ओलंपिक काउंसिल के द्वारा
इस गेम को रेगुलेट किया था, मतलब नियंत्रण किया था, रेगुलेट किया था, नियंत्रण किया था। ओके, और आपका आईओसी के द्वारा इसको मान्यता प्राप्त है। तो ये आपका अभी देखिए, अभी हाल में एशियन गेम हुआ, अभी हाल में एशियन गेम हुआ 2023 में, 2023 में चाइना में, हंगजाऊ में, हंगजाऊ नाम ही पता नहीं कैसा है, ठीक है, हंगजाऊ चाइना में 2023 में एशियन गेम हुआ। पहला रैंक पे यही रहा, 4th रैंक पे हमारा भारत 107 मेडल के साथ, 107 मेडल के साथ हमारा भारत 4थे रैंक पे था। ये ध्यान रखेंगे, फर्स्ट पे आपका ठीक है चाइना हो गया। तो ये एशियन गेम के बारे में आपको ध्यान रखना। अब ये ऐसा नहीं करना है कि कौन सा गेम कब शामिल किया गया सब याद करना है, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इस तरह से कोई फायदा होने वाला नहीं है और आपका टाइम भी वेस्ट होगा और वो जरूरी नहीं है कि एग्जाम में पूछेगा। लेकिन हाँ, अभी एशियन गेम हुआ तो इंडिया का क्या परफॉर्मेंस रहा, इन चीज़ों को हम लोग थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर। हाँ, एक चीज़ और इसमें मैं बता दूँ आपको कि हाँ 1982 में भी आपका इंडिया में हुआ एशियन गेम। तो एशियन गेम इंडिया में 2 बार हुआ, 1951 और 1982, 2 बार एशियन गेम आपके इंडिया में हुआ। हर 4 साल बाद होता है। अभी 23 में चाइना में हुआ, 27 में जापान में होगा। जितना ज़्यादा चीज़ें हो सकता है मैं आपको सब करवा दूंगा, छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। ओके, सब कुछ मैं पहले से सब पूरा ये बना के रखता हूँ चीज़ें। ओके, इसमें मैं पहले से नहीं लिखा हूँ, मैं पहले से भी लिख सकता हूँ, लेकिन लिख के समझाने में आपका बहुत अच्छा होता है कि चीज़ों को आप समझ पाइएगा। ओके, तो ये हमारा क्लियर, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर। एंकर शब्द का इस्तेमाल कहाँ किया? देखिए, ये कुछ खेल, हर एक खेल में उनके अलग अलग टर्म्स का यूज किया था। तो कह रहा है कि एंकर शब्द का इस्तेमाल करता है। एंकर शब्द का इस्तेमाल हम रिले रेस में करते हैं। जैसे हम लोग अगर हम खेलते हैं क्रिकेट तो वहाँ पे LBW का इस्तेमाल करते हैं ना, बॉल्ड का इस्तेमाल करते हैं ना, स्टंप का इस्तेमाल करते हैं। तो रिले रेस में आपका एंकर शब्द का इस्तेमाल किया था, ध्यान में रखिएगा। तो ये सवाल, इस तरह के सवाल आप देख लीजिएगा, अलग अलग गेम्स में किन किन शब्दों को इस्तेमाल किया, शब्दावली का इस्तेमाल किया था, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। उसको एक बार बस रीडिंग डाल लीजिएगा, थोड़ा ध्यान में रहेगा। ओके, मेन चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। किरचॉफ का करेंट लॉ। अब देखिए, करेंट लॉ है तो ये करेंट लॉ आपका चार्ज पे, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ है वो आपका एनर्जी पे। देखिए, सवाल ऐसे ही छट गया है ना, वोल्टेज से एनर्जी मिलेगा और करंट आएगा तो आवेश का बात आएगा ही, करंट आएगा तो अब चार्ज का बात आएगा ही। मतलब ये जो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है या करंट लॉ जिसको बोलते हैं, वो बोलता है कि अगर कोई नोड है, जितने आउटगोइंग करंट है, इनकमिंग करंट है, इन सबको जोड़ देंगे ना तो जीरो हो जाएगा, नल हो जाएगा। और ठीक है, फिर उसके बाद एक लूप में अगर करंट वोल्टेज प्रभावित हो रहा तो वोल्टेज का सम जीरो होगा। ये आपका है, मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर देख सकते हैं, है ना, ये आपका देख सकते हैं ना, एक नोड है, जितने आउटगोइंग करंट है, इनकमिंग करंट है, I1 I2 देखिए आउटगोइंग है ना, ये सब आउटगोइंग करंट है, सॉरी ये सब इनकमिंग करंट है, ये आउटगोइंग करंट है, इन सब का एल्जेब्रिक सम जीरो होता है। यही आपका है किरचॉफ का करंट लॉ, है ना, ये आपका किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। क्लियर है, चलते हैं आगे। तो ये मैं आपको स्लाइड्स ऐड कर दूंगा, जो भी जहाँ पे भी आपको लगे जरूरत। हर्षवर्धन की साम्राज्य की राजधानी थी, देखिए हर्षवर्धन, हर्षा डायनेस्टी जो कि हरियाणा के थानेश्वर से शुरुआत हुआ। हालांकि हर्षवर्धन जो है ना, इनकी सिस्टर का विवाह कनौज में हुआ था, है ना, तो फिर कनौज में इनके मतलब कहने का मतलब है कि इनके सिस्टर के हस्बैंड का मतलब मर्डर कर दिया गया। तो फिर उसके बाद ये आए, फिर आप ये कनौज को ही मतलब कहने का मतलब अपने हाथ में ले लिया, फिर कनौज को अपना राजधानी बनाया। तो हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ? कनौज। हर्षवर्धन आएगा, 4-5 याद रखना है। क्या क्या याद रखना है मैं आपको बता दूँ, ठीक है, ठीक है। देखिए, जब हर्षवर्धन आएगा तो 2-4-5 चीज याद रखना आपको नाम में। पहला बार, अरे यार एक सेकंड, हर्षा डायनेस्टी के हैं। ओके, अब हर्षवर्धन जो है भैया, जब ये साउथ की तरफ अपना पैर पसार रहे थे, ठीक है, तो इसको रोका पुलकेशिन। कौन रोका? पुलकेशिन सेकंड, ठीक है। तो पुलकेशिन सेकंड और हर्षवर्धन के बीच में युद्ध हुआ, हर्षवर्धन की हार हुई, है ना, हर्षवर्धन की हार हुई। ओके, और ये आपको कहाँ देखने को मिलता है? ये मिलता है एहोल अभिलेख। थोड़ा सा यहाँ पे हिंदी में लिखने में प्रॉब्लम होता है, बट कोई बात नहीं, ठीक है, एहोल अभिलेख में। और ये एहोल अभिलेख रवि कीर्ति के द्वारा लिखा गया। तो पूछेगा एहोल अभिलेख किसने लिखा? रवि कीर्ति। एहोल अभिलेख में क्या है? पुलकेशिन और हर्षवर्धन की लड़ाई के बारे में, है ना, ध्यान रखिएगा। और बहुत सारी चीजें हैं। अब हर्षवर्धन के बारे में, इनके दरबार में कवि है भाई, वो एक दरबार में कवि है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है बाण भट्ट।
इसने दो बुक लिखा। एक तो हर्षचरित, हर्ष के बायोग्राफी के बारे में, हर्षवर्धन के, और एक कादम्बरी। ये सवाल बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क सवाल है, ठीक है, बहुत बार पूछता है ना। हर्षवर्धन खुद राइटर है, 3 बुक लिखेगा, पीर दर्शिका, रत्नावली, नागनंद, 3 किताब। हर्षवर्धन के समय में एक फॉरेनर आया, उसका नाम है हेन सॉन्ग, ठीक है, हेन सॉन्ग चाइना से आया, है ना। अब हेन सॉन्ग ने एक बुक लिखा, उसका नाम है सीयूकी, ओके, इसका नाम है सीयूकी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और हर्षवर्धन के समय में आया था, इस चीज को भी ध्यान में रखना है। और हर्षवर्धन के समय में और भी चीजें हैं। हाँ, हर्षवर्धन का एक नाम आपको देखने को मिलेगा, शीलादित्य, शीलादित्य। और ये हेन सॉन्ग के बारे में सबको पता है, यात्रियों का राजकुमार है ना, इसको बोलते थे। ओके, तो ये आपका हर्षवर्धन के समय में ये सारे घटनाएं हुई, इन चीजों को ध्यान रखिएगा। तो हर्षवर्धन से बाहर सवाल नहीं आएगा, ठीक है, सब कुछ बन जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। तो अभी ये सवाल जो आप देख रहे हैं ना, कह रहा है कि ह्यूमुलिन का सेलिंग, ह्यूमुलिन बेचना 1983 में किसने स्टार्ट किया। ये सवाल आपको बहुत उटपटांग लग रहा होगा, हालांकि टफ सवाल है, टफ सवाल की श्रेणी में रखेंगे, क्योंकि हम लोग हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सब पढ़ते हैं। लेकिन अब हर एक चीज एनसीईआरटी में आप ये देखिए, बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर है, उसमें से ये सवाल पूछा गया कि जो जैसे देखिए, जब इंसुलिन की बात करते हैं, इंसुलिन जो डायबिटीज पेशेंट को चाहिए इंसुलिन, तो इंसुलिन पहले हम लोग जो आपके जानवर हैं पी गए, उनके पैनक्रियाज से हम लोग निकालते थे इंसुलिन। तो इंसुलिन को डेवलप करना, टेक्नोलॉजी के रूप में इंसुलिन को डेवलप करना है ना, डीएनए टेक्निक से डेवलप करना, ये सब स्टार्ट किया पहली बार इल कंपनी ने, इल। तो वो सवाल आप सेम लाइन लिखा हुआ है, इसलिए सवाल पूछ दिया, है ना। जैसे आप देखिए, उसी से मैंने 2-3 चीजें निकाल के रखा है। रोजी क्या है, ट्रांसजेनिक काउ, पहला विश्व का पहला ट्रांसजेनिक काउ है, जो मतलब उनके जीन को, उनके डीएनए को करने का मतलब कि छेड़छाड़ करके जो कोई चीज का प्रोडक्शन करेंगे, कोई चीज का उत्पादन करेंगे, नया चीजों को। तो वो रोजी जो गाय थी, ये ट्रांसजेनिक गाय थी, जीन के परिवर्तन करके बनाया गया, ज्यादा दूध देती थी, इसके दूध में ज्यादा प्रोटीन था, तो ये रोजी है। क्लियर। तो इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में आपके, ठीक है। तो मैंने आपको पूरे एनसीईआरटी चीज़ों को, मैं इस चैप्टर को पूरा पढ़ा, फिर उसमें जो चीज़ें फैक्ट्स निकले, मैंने उन चीज़ों को लिखा, फिर आपके सामने मैंने उन चीज़ों को लाया। तो ठीक है, जो भी चीज़ें रहेगा मैं आपको सब कुछ कवर करवा दूंगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। जितना भी सवाल अच्छे से सवाल आएंगे, उतना अच्छा से आपको यहाँ पे सोल्यूशन देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं, ठीक है। प्रॉमिस लैंड बुक के लेखक है बराक ओबामा, तो उसमें चर्चा में रहा था, इसलिए सवाल पूछा गया था, हालांकि नहीं डालना चाहिए था हमको, करंट अफेयर में आता। चलो ठीक है। सोनार का फुल फॉर्म क्या है, दो सवाल फुल फॉर्म से पूछा। सोनार का साउंड, नेविगेशन एंड रेंगिंग, ठीक है, ये आपके सोनार का फुल फॉर्म है। चलिए, तो सबको पता है ना। चलिए, कह रहा है कि मिनीमाता रोग, देखिए मिनीमाता रोग जो होगा ना, जब आपके देखिए ध्यान रखिएगा, मरकरी पानी में अगर आपका मरकरी पारा का मात्रा होगा तो मिनीमाता रोग करवा देगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कैडमियम अगर ज्यादा है पानी में तो इटाई रोग होगा। कौन सा रोग होगा, इटाई। ठीक है, इटाई रोग होगा। ओके, और भी सवाल है, जैसे कि मान लेते हैं कि सीसा रहेगा तो कौन सा रोग होगा। ओके, तो सब चीजों को हम लोग देखते आना है। ओके, मैं आपको बता दूं। ओके, अब देखिए, ऑर्जेनिक से पार्किंसन डिजीज होता है। ऑर्जेनिक अगर ज्यादा होगा पानी में तो पार्किंसन डिजीज। ओके, तो आप देख सकते हैं, मिनीमाता है तो मरकरी, मिनीमाता है तो क्या है, एम से मरकरी, एम से मिनीमाता, ध्यान रखिएगा। ओके, फिर आर्जेनिक है तो आपका पार्किंसन डिजीज हो जाएगा, इटाई कैडमियम हो जाएगा। ओके, कॉपर होगा तो विल्सन रोग होगा, कॉपर मीन्स तांबा। ओके, आगे चलते हैं। गंधारा देखिए, गंधार एरिया की बात करेंगे तो आपका पाकिस्तान की तरफ है ना, अफगानिस्तान पाकिस्तान के पास, जम्मू कश्मीर के पास। तो वो वाला जो रीजन था, वहां पर जो कला विकसित हुई वो कला था भारत और यूनानी कला।
सिकंदर के टाइम में पढ़िएगा तो आपको सारी चीज़ें देखने को, मथुरा कला, गांधारा आर्ट्स सबको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इंडियन एंड ग्रीक आर्ट्स का कॉम्बिनेशन है गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट्स। क्लियर है? चलिए आ जाते, ज़्यादा सवाल चीज़ों को नहीं करना। ओके, अब देखिए थोड़ा सवाल टफ है, हालांकि याद रखना, अगर माने द्वारा रिपीट करो तो बहुत अच्छी बात है। ओके, ये सवाल कह रहा है कि इस तरह के जो न्यूक्लियर डीके में कौन सा पहले डीके होगा, है ना। तो जब आपके, मैं बता दूं, जैसे जब आपके एटॉमिक नंबर यहाँ पे देख सकते हैं, एटॉमिक नंबर न्यूट्रल, एटॉमिक नंबर जेड है, यहाँ पे एक्स है, तो ये आपको इमिट करेगा गामा। ठीक है, कौन सा इमिट करेगा? गामा। जब आपके एटॉमिक नंबर में चेंजिंग आएगा, एक्स वाई में कन्वर्ट हो जाएगा, एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा तो आपको बीटा डीके होगा। और जब आपके एटॉमिक नंबर -2 हो जाएगा, -2 से कम जाएगा एटॉमिक नंबर, है ना, एटॉमिक मास 4 से कम जाएगा, ठीक है, और बाई बी में चेंज होगा तो आपका होगा अल्फा इमिशन। ठीक है, चलो ठीक है, ऐसा सॉल्यूशन था तो मैंने देखा, हालांकि ठीक है, बाकी ये सब पूरा अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। चलो ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। ओके, सब चीज़ में तो मैं एक्सपर्ट नहीं हो सकता ना। अब देखिए, इन विच ईयर वाज द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एक्ट, मतलब भारत में जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम, जल प्रदूषण निवारण, देखिए जितने भी अधिनियम है, जितने भी एक्ट हैं, वन्यजीव संरक्षण है, प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट एलिफेंट है ना, उन सारे एक्ट के डेट को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एक्ट का हमेशा पूछता है, एसएससी में हो या कोई भी एग्जाम हो तो बहुत ज़्यादा पूछता है, तो हम लोग क्या करना, उसको ध्यान में रखना। अब यहाँ पे जो सवाल आप देख सकते हैं, ये पूछा गया है, हाँ, तो ये हमारा कौन सा पानी वाला 1974 में, 1974 में आपके जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण। ओके, अगर पूछेगा पर्यावरण संरक्षण तो 1986, पर्यावरण, ये तो सबको पता है, वन्यजीव संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण। ओके, उसके बाद हम अगर और में हम लोग देखेंगे तो आपके कंपटीशन जो आपको एक्ट आया था, है ना, कंपटीशन एक्ट आया था, कंपटीशन एक्ट 2002 में आया था। सारे एक्ट को याद रखना है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आएगा, जैव विविधता एक्ट, मैं हिंदी बोल देता हूँ, जहाँ पे हिंदी रहता है हिंदी लिख देता हूँ, जहाँ पे इंग्लिश रहता है इंग्लिश लिख देता हूँ, उससे परेशान नहीं होना चाहिए आपको, हिंदी इंग्लिश का कोई वैसा इशू नहीं होना चाहिए। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में, ये भी। ओके, और भी अगर आपसे पूछे कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसके थ्रू आपको अनाज मिलता है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, एनएफएस, ठीक है, एनएफएस इसको बोल 2013, ध्यान रखिएगा। ठीक है, स्पेशल मैरिज एक्ट जो आया था वो आपको 1954 में आया था। तो जितने भी आप एक फॉरेस्ट कंजर्वेशन, मैं वो छोड़ दिया, फॉरेस्ट कंजर्वेशन मतलब वन संरक्षण, ठीक है, फॉरेस्ट, सॉरी मैंने क्या लिख दिया, फॉरेस्ट कंजर्वेशन। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन जो है आपके वन संरक्षण जो अभियान है वो आया था आपको 1980 में। ये वन्य जीव है, 1972 वाला वन्य जीव है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में, ये सब आपको याद रखना। ठीक है, चलते हैं आगे। कह रहा कौन सा एक्ट जो है उसने फेडरल कोर्ट स्थापना करने का काम किया। देखिए, अब शुरुआत में जब पढ़ेगा 1773 का एक्ट, 1773 का एक्ट में क्या था, उसने कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की। लेकिन 1935 का जो एक्ट आएगा ना, वो फेडरल कोर्ट का स्थापना कराएगा 1935 में। आरबीआई का स्थापना इसी एक्ट के थ्रू हुआ, है ना। केंद्र में द्वैध शासन एवं प्रांतों को स्वायत्ता, केंद्र में द्वैध शासन पूछेगा, ठीक है, डायरकी इन केंद्र। इससे पहले 1919 में आपका प्रांतों में द्वैध शासन था। 1919 का जो एक्ट आया था उसने प्रांतों में द्वैध शासन लगाया। लेकिन जब ये जो 1935 का अधिनियम है केंद्रों में द्वैध शासन लगाएगा और प्रांतों को क्या मिलेगा, छूट मिलेगा, स्वायत्ता मिलेगा, मींस इंडिपेंडेंसी मिलेगा। प्रांतों में स्वायत्ता, सवाल पूछता है, ध्यान रखिएगा। प्रांत, ये क्या लिखा रहा है यार, प्रांतों में स्वायत्ता, ठीक है, ठीक है, चलिए देखिए हुआ क्लियर। तो केंद्र में द्वैध शासन, प्रांतों में स्वायत्ता, भारत सरकार अधिनियम 1935 के थ्रू। भारत सरकार अधिनियम 1935 बहुत बड़ा अधिनियम था, इसलिए हमारे संविधान का लगभग 60-70% पार्ट इसी से लिया गया। ठीक है,
आरबीआई का स्थापना, फेडरल कोर्ट का स्थापना, है ना, आपके ठीक है, जो आपके यूपीएससी आप देख रहे हैं उसका स्थापना इसी एक्ट के माध्यम से 1935 के भारत शासन अधिनियम के थ्रू हुआ। सारे अधिनियम को मैं बताऊंगा, पॉलिटी का वन शॉट वीडियो लाऊंगा जिसमें पॉलिटी से जितने भी फैक्ट हैं एग्जाम रिलेटेड उन सबको कवर कराऊंगा। भारत शासन अधिनियम 1909 जिसको बोलने वाले मार्ले मिंटो सुधार, 1909 मार्ले मिंटो सुधार है। 1909 में हम लोगों ने क्या क्या देखा, 1909 में पहली बार अगर हम बात करेंगे महिला सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई, मतलब पृथक निर्वाचन प्रणाली, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 के थ्रू हुआ। और 1919 में पृथक निर्वाचन मिला किसको, एंग्लो इंडियन को, सिखों को। और 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन, प्रांत में दो तरह से शासन हो रहा, एक रिजर्व लिस्ट है, एक ट्रांसफर लिस्ट है, हस्तांतरित विषय है, और एक आपका आरक्षित विषय है। कि जो आरक्षित विषय था उस पर गवर्नर जनरल अपने काउंसिल की सहायता से कानून बनाता था, और एक जो आपका ट्रांसफर विषय है ना उस पर गवर्नर जनरल भारतीय मंत्री को सहायता से कानून बनाता था। तो मैं आपको बताऊंगा 1919 के भारत शासन अधिनियम में आपको देखने को मिलेगा। ओके, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी बोला गया, तो ध्यान रखिए 1935 इस सवाल का उत्तर होगा। चलेंगे हम लोग आगे, और दो चीज मैं बता ही देता हूँ, फिर 1813 आएगा। इसने 1813 में पहली बार शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्चा करने का प्रावधान हुआ। और 1813 में जो आपके मोनोपोली था, जो आपके एक अधिकार था, व्यापारिक एक अधिकार था, अंग्रेज जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो भारत में वही केवल व्यापार कर रही थी इंग्लैंड से, अलग कंट्री की बात नहीं करेगा, इंग्लैंड से कोई भी कंपनी भारत में शासन करने, भारत में व्यापार करने नहीं आ सकती थी, क्योंकि ऐसा मतलब इन्होंने मोनोपोली लेके रखा था। ये 1813 में खत्म कर दिया गया। हाँ, लेकिन चीन और चाय के साथ व्यापार को रखा गया। लेकिन जब सवाल पूछेगा ना तो 1813 को प्रायोरिटी दीजिएगा, पूर्ण अधिकार को व्यापारिक अधिकार को समाप्त करना, व्यापारिक एकाधिकार। हाँ, व्यापारिक एकाधिकार पूछेगा तो हम 1813 उत्तर देंगे, लेकिन पूर्णतः पूछेगा ना, पूर्णतः रूप से व्यापारिक अधिकार, तब 1833 उत्तर देंगे। तो 1813 में ये था हमारा, ईसाई मिशनरी प्रचार करने के लिए आए भारत में, शिक्षा पे 1 लाख खर्चा, व्यापारिक अधिकार। 1833 आएगा तो गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोला जाएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिंक पहले भारत के गवर्नर जनरल बने, 1833 के अधिनियम में होगा। ओके, और ये पूर्ण तरीके से समाप्त किया जाएगा 1833 में। और भी चीजें देखने को मिलेगा, ठीक है। इतना हो गया, आगे चलते हैं हम लोग। और मेरे हिसाब से कोई सवाल तो बचा नहीं, चलते हैं आगे। कुतुब मीनार के जो एंट्रेंस है, पहली बार हॉर्सशू आर्क का निर्माण, पहली बार भारत में ये जो हॉर्सशू, इस तरह का जो आप देखते हैं शेप, इस तरह का शेप गेट बनना, ये अलाई दरवाजा में देखने को मिलता है। शुरुआत हुआ था, ध्यान रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में। अलाई दरवाजा इसको बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। जहां पे डिटेल में जाना हो मैं जाऊंगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सवाल पूछ रहा है अशोक चक्र कब से शुरुआत हुआ, तो अशोक चक्र की शुरुआत 1952 से हुआ। देखिए, तो कुछ आपके सवाल पूछा रहे कि अशोक चक्र की शुरुआत कब हुआ, ठीक है। हो सकता है साहित्य अकादमी अवार्ड का शुरुआत कब से हुआ, ज्ञानपीठ का शुरुआत कब से हुआ, तो इन सारे चीज़ों को ध्यान रखना। ओके, साथ पिछला बार एक सवाल पूछा गया कि कितने लोगों को अभी तक परमवीर चक्र प्रदान हुआ है, तो कैसे लोगों को मिला है। तो इस तरह के सवाल पूछे जाते थे। 1-2 सवाल को तो हम लोग ये क्या बोल सकते हैं, उसको इग्नोर कर सकते हैं ना, 1-2 सवाल को तो हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है ना। थोड़ा सा मतलब सारा 100 में 100 तो बनाना नहीं है हम लोगों को। ओके, तो ये हो गया, ठीक है, कंप्लीट हो गया। 1952 में हुआ हमारा, और अभी तक ये 80 लोगों को दिया गया, ठीक है, 80 लोगों को अशोक चक्र। अब देखिए, अगर हम गैलेंट्री अवार्ड की बात करें, अगर हम वीरता पुरस्कार की बात करेंगे, बहादुरी पुरस्कार की बात करेंगे, तो 2 तरीके से, एक तो परमवीर चक्र, महावीर चक्र, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये परमवीर चक्र है, ये महावीर चक्र है, ठीक है, और एक वीर चक्र होता है, एक वीर चक्र होता है। तो ये जो तीनों अवार्ड है ना, कैसे दिया जाता है, अब दुश्मन से लड़ते हुए अगर बहादुरी दिखाते हैं तो, लेकिन अदर नॉट इनेमी, अगर आप दुश्मन के अलावा किसी और कोई काम करते हुए अगर अपने बहादुरी दिखाया, ठीक है, तब आपको जो अवार्ड मिलेगा वो मिलेगा अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, ठीक है, ध्यान रखिएगा, शौर्य चक्र। तो ये आपको ध्यान में रखना, हो सकता है कैटेगराइज करके सवाल पूछ दे, कोई बहुत बड़ा बात नहीं। आगे चलते हैं। हैप्पीनेस ऑल अराउंड पुस्तक के लेखक अभिजीत गुप्ता है, ध्यान रखिएगा। ओके, कोई बहुत बड़ा ये सवाल नहीं है, सब ये सारे जीएस का सवाल है। सांची स्तूप को बनाया किसने, सांची स्तूप आपका मध्य प्रदेश में है,
और अशोक ने बनाया, है ना, अशोक ने बनाया। ओके, अशोक के बारे में सबको पता है, कलिंग 261 BC में कलिंग युद्ध हुआ, जहाँ से इसका परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अशोका के बारे में देखेंगे तो आपके मास्की, गुज्जर, है ना, ब्रह्मगिरी, नेट्टूर, ये दोनों आपके कर्नाटक के अभिलेख हैं, ये आपके MP के हैं। ओके, और ये आपका आंध्र प्रदेश का। ये 4 अभिलेख में आपको अशोक का नाम अशोक देखने को मिलता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक अशोक को मगध का राजा, ये आपको भाबू बैराट अभिलेख में, भाबू बैराट अभिलेख राजस्थान, भाबू बैराट अभिलेख राजस्थान में देखने को मिलता है, जहां पे आपको अशोक को मगध का राजा बोला गया है। ये ध्यान रखिएगा, अशोक को मगध का राजा बोला गया है, मगध का राजा। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें अशोक के बारे में। कौशाम्बी का अभिलेख, कुरानी का अभिलेख बोलते हैं। आपको रोमन दे आप देखने को मिलेगा, आपको रोमन दे अभिलेख। ठीक है, इंस्क्रिप्शन जो भी हो, रोमन दे इंस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिलेगा। जब ये आपके लुम्बिनी जाते हैं, नेपाल जाते हैं, तो वहाँ पे जो आपका जो टैक्स होता है 1/6 से 1/8 कर देता है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे, तो रोमनदेही के अभिलेख में। ठीक है, और सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं, सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं, ये उसने जो आपका उड़ीसा का जो कलिंगा आपको अभिलेख देखने को मिलता है, कलिंगा एडिक्ट बोला गया है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको इसको देखने को मिलता है। ठीक है, और चलते हैं आगे सवाल को। तो अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कहता है, ओके सॉरी, हाँ, तो राष्ट्रपति निम्नलिखित के तहत अध्यादेश, देखिए राष्ट्रपति की अगर बात करेंगे तो राष्ट्रपति जो है वो अध्यादेश जारी करते हैं आर्टिकल 130 के तहत। आर्टिकल 130 के तहत अध्यादेश क्या हुआ कि जब मान लेते हैं संसद, लोकसभा, राज्यसभा दोनों काम नहीं कर रही हो, दोनों छुट्टी पे हो या लोकसभा भंग हो, तो अगर कोई कानून बनाना हो तो राष्ट्रपति के पास पावर है कि आर्टिकल 130 के तहत वो अध्यादेश जारी कर सकता है। आर्टिकल 1, 2, 3 संसद फ्री, तो राष्ट्रपति काम करे, कोई कानून बनाना हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके कर सकता है कोई काम। आर्टिकल 144 राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से कोई एडवाइस ले सकता है कि ये काम संविधान के मामले में, तो आर्टिकल 143 सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी जुडिक्शन है। आर्टिकल 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 300 राइट टू प्रॉपर्टी को लीगल राइट में डाला गया आर्टिकल 300 के कम है। अब हम जब पढ़ेंगे, मीन्स कहने का मतलब जब हम राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 कहता है कि भारत राष्ट्रपति है तो उसको दीजिए पावर। आर्टिकल 53 एग्जीक्यूटिव पावर की बात करता है, कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है राष्ट्रपति, ये आर्टिकल 53। आर्टिकल 54 क्या कहेगा, आर्टिकल 54 क्या कहेगा, ठीक है आपने उसको पावर दिया तो कैसे पावर मिलेगा, आप उसका करिए इलेक्शन। तो आर्टिकल 54 क्या करता है, इलेक्शन की बात करता है। आर्टिकल 55 कहता है इलेक्शन कैसे होना चाहिए, इलेक्शन कैसे, जैसे बोलते हैं ना कि हम लोग वोट नहीं देते, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो आर्टिकल आपका 55 मैनर ऑफ इलेक्शन की बात करता है। आर्टिकल 56 कहता है कि इलेक्शन हो गया तो कितने सालों तक बैठेंगे, तो ऑफिस के कंडीशंस के बारे में, टर्म ऑफ ऑफिस की बात करता है। आर्टिकल 57 कहता है कि दोबारा री इलेक्शन हो सकता है, तो री इलेक्शन की बात करता है 57 में। और 58 में राष्ट्रपति के क्वालिफिकेशन की बात करेगा। आर्टिकल 59 कहेगा कि क्या शर्तें होंगी राष्ट्रपति पद के लिए, वो 59 में बात करेगा। 60 में शपथ की बात करेगा। और 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग जारी हो सकता है, वैसा आर्टिकल 61 में कहता है। ओके, उसके बाद आर्टिकल 71 है, अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव के बीच में कुछ भी ऐसे विवाद उत्पन्न होता है तो सुप्रीम कोर्ट उस मैटर पर डील करेगी। आर्टिकल 71 में ऐसा चर्चा है। आर्टिकल 72 में आपका राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति के बारे में प्रावधान है। तो जितने भी आर्टिकल्स, आर्टिकल 111 में क्या करता है, आर्टिकल 111 क्या है, राष्ट्रपति के पास कोई बिल जाता है तो वीटो शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जितने भी आर्टिकल्स हो गए मैं सब करवा दूंगा, वन शॉट वीडियो लाऊंगा, सब कुछ हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। अभी देखिए मैंने यहाँ पे डाल भी दिया है ना। 52 में राष्ट्रपति होगा, 53 में उनके पावर होंगे, 54 में इलेक्शन होंगे, 55 में कैसे इलेक्शन होगा, 56 में कितने समय तक वो बैठेंगे, 57 में री इलेक्शन द्वारा की एलिजिबिलिटी क्या है, 58 में क्वालिफिकेशन है, 59 में कंडीशन है, 60 में शपथ है, 61 में महाभियोग है, 62 में जब भी मतलब वैकेंट सीट होगा तो उसके जगह के कौन बैठेगा। कंप्लीट है। तो ये आपके इस तरह से सवाल सारे क्लियर हो जाएंगे, डोंट वरी, इस चीज को टेंशन नहीं लेना है। यूटोपिया के लेखक कौन है, यूटोपिया बुक के लेखक थॉमस मोरे है ना, थॉमस मोरे हैं। सवाल हटाइए। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया
है ना। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान पूछेगा तो कहाँ उत्तर देंगे हम लोग, देहरादून में। अब देखिए IFSR चर्चे में रहता है, इसे हमेशा 2 साल बाद ये अपना फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट जारी करता है, हर एक 2 साल बाद ये फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट जारी करता है। अभी जो लेटेस्ट में है IFSR का रिपोर्ट 2021 में आया था, 2023 में भी आने वाला होगा, ठीक है। IFSR रिपोर्ट 2021 में आया, 23 में भी आएगा, जल्दी आएगा, ठीक है। तो इसने बताया कि टोटल जो रिपोर्ट है, टोटल जो आपका जो ट्री कवर है, टोटल ट्री कवर मतलब पूरे जो वन है, टोटल ट्री कवर है वो 2.91% है पूरे इंडिया का। और टोटल फॉरेस्ट कवर, FC मैंने फॉरेस्ट कवर, TC मतलब ट्री कवर, मतलब कितना पेड़, 1 हेक्टेयर में कितना पेड़ होता है उसके अकॉर्डिंग 2.91% है पूरे भारत के क्षेत्रफल का। और जब फॉरेस्ट कवर पूछेगा तो ये 21.71 होगा, 21.71 होगा। तो अगर आपसे पूछ दे कि भारत में वन क्षेत्र 2172, ये जो आपके वृक्ष वाला 2.91, ये सब टोटल मिला के बोलते हैं ना, टोटल फॉरेस्ट कवर प्लस ट्री कवर पूरे भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है IFSR रिपोर्ट 2021 के तहत, तो 24.72% बताइएगा। ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। सबसे ज्यादा वन पूछेगा तो आपका क्या उत्तर होगा, मध्य प्रदेश होगा। सबसे ज्यादा प्रतिशत में वन पूछेगा तो आपका सबसे फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, मिजोरम होगा। सबसे ज्यादा वन कहाँ पे बढ़ा है, सबसे ज्यादा वन कहाँ, सबसे ज्यादा वन इंक्रीज हुआ पिछले साल के मुकाबले में, तो आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है ना, उड़ीसा है, ये साउथ वाले राज्य हैं। ओके, अगर पूछेगा सबसे ज्यादा वन की क्षति, सबसे ज्यादा लॉस कहाँ होता है, अरुणाचल प्रदेश है। ओके, आपका फिर मणिपुर है, मिजोरम है, इन सारे क्षेत्रों में वन का लॉस हुआ है। ओके, इस चीज को आपको ध्यान में रखना। देखिए तो ये आपका उत्तर होगा, भारतीय वन अनुसंधान कहाँ है आपका, देहरादून में। ICR का पूछेगा हेडक्वार्टर, तो क्या बताया, मतलब ICR कहाँ पे है, ये आपका न्यू दिल्ली में है ना, दिल्ली में है, न्यू दिल्ली जो भी है ना। आलू वाला पूछेगा तो आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। तो इस तरह का सवाल पूछे जा रहे हैं कि चावल अनुसंधान केंद्र, आलू अनुसंधान केंद्र, वन अनुसंधान केंद्र, तो अलग अलग जो सवाल पूछे जा रहे हैं, तो हम एक बार इस लिस्ट को मिस करने का मतलब आपके पास होगा तो उसको देख के एग्जाम में जरूर जाइएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे उत्तरी, भारत का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, जाहिर सी बात है नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट की बात करेंगे तो वो हमारा आ जाएगा इंदिरा कॉल, जो कि लद्दाख में। इंदिरा पॉइंट को हम पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलते हैं, और वो आपको अंडमान निकोबार में मिलेगा, जो कि मुख्य भूमि में नहीं है। देखिए मुख्य भूमि में ये अलग है ना, ये मुख्य भूमि तो भारत का ये है। तो मुख्य भूमि में अगर पूछेगा दक्षिणतम बिंदु तो कन्याकुमारी या केप कोमिन बताएंगे, लेकिन मुख्य भूमि के बाहर केवल बोलेगा भारत का सबसे सुदृढ़ दक्षिणतम बिंदु कौन है, तो इंदिरा पॉइंट है। और ये आपका नॉर्दर्न में आपका इंदिरा कॉल। और किबुत्तू जो है आपका, जो कि अरुणाचल प्रदेश में सबसे पूर्वी, और गौर माता है या गौर मोती जो भी गौर माता है वो आपका गुजरात में सबसे पश्चिमी। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। फॉर द पर्पस ऑफ डेवलपिंग स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, मतलब कहने का मतलब है कि जो छोटे लघु उद्योग होते हैं उनको विकसित करने के लिए जो ऋण देने का काम करता है वो कौन करता है ना। जो बहुत सारे MSME जो है उनके लोन देने का काम, उनको उनमें इन्वेस्ट करने का काम करती है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के द्वारा अलग अलग फंड्स, अलग अलग मिशन आते हैं, वो करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, कभी आपने सुना कि WTO पैसा दिया, कभी सुना नहीं ना, तो ये ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये होगा। देखिए कुछ आपके फेमस आप देख सकते हैं, ये आपके ऑर्गेनाइजेशन है जिसको आपको ध्यान में रखना है। जैसे यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ जिसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, उसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। 24 अक्टूबर 1945 को आपका UN दिवस मनाया था, इसलिए 24 अक्टूबर 1945 को इसका स्थापना हुआ था, इसलिए UN दिवस मनाया था। WHO का जेनेवा स्विट्जरलैंड 1948 में स्थापना हुआ। जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है ना, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय उसको बोलते हैं, द हेग, उसका मुख्यालय नीदरलैंड में है, और 26 जून 1945 को स्थापना हुआ। देखिए यूनाइटेड नेशन हो, ये सब देखिए आप देख सकते हैं 1945 में है ना। फिर आपकी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो आपका है, जो IMF जिसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बोलते हैं, उसका भी मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, और 1945 में स्थापना हुआ, ठीक है। उसके साथ हम बात करेंगे, अगर यूनेस्को का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, 1948 में इसका भी स्थापना हुआ। ओके, उसी तरह से WHO का स्थापना भी 1948 में, साथ ये दोनों का एक ही साथ स्थापना, यूनिसेफ और WHO दोनों का स्थापना 1948 में हुआ। अमनेस्टी इंटरनेशनल का स्थापना 1961 में हुआ, लेकिन इसका
लंदन में है, और WTO जिनेवा 1995 में। तो ये थोड़ा सा डेट याद रखना है, बहुत कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, हम लोग ऑलरेडी बहुत सबको आपको सबको याद होगा कि इसका हेड वाटर कहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, अगर आप ये स्थापना के ईयर याद रखेंगे तो अच्छा होगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, इटली, देखिए सवाल पूछा था, मतलब ये कोई फालतू सवाल नहीं है, एनसीईआरटी का टॉपिक है। एनसीईआरटी में जो मन में आया उठा के डाल दिया, जो लाइन दिखा वो उठा के डाल दिया, कोई ऐसा नहीं है कि टफ सवाल है। इडली पकाने की विधि, अब इडली कैसे बनता है, स्टीम होके बनता है। ठीक है, स्टीम होके, स्टीम मतलब क्या होता है, पानी में पकाना, पानी में बॉयल करना, पानी में पकाना। सब्जी बनाते हैं तो पानी डाल के बनाते हैं, उसको बोलते हैं स्टीविंग करना, है ना। प्रेशर कुकर सबको पता है, पोचिंग भी उस तरह का ही है, पानी में ही, ज़्यादा नहीं पकाना लेकिन थोड़ा मुलायम कर देना, वो आपका पोचिंग कहलाता है। ठीक है, इंडिया एक्टिव वोल्केनो आइलैंड, देखिए भारत का जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो आपका वैरन आइलैंड बोला जाता है, जो कि आपका अंडमान निकोबार में है। वैरन आइलैंड जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी है, मोस्ट एक्टिव वोल्केनो जो आपका इंडिया का है वो आपका आइलैंड ने पूछा तो वैरन द्वीप होगा। देखिए, अब देखिए, अब यहाँ सवाल देख सकते हैं, जो हम अंडमान निकोबार की बात करेंगे ना, तो हम थोड़ा सा इस मैप को देखते हैं। अब क्यों देखते हैं कि ये सवाल बहुत बार पूछता है, डंकन पास, है ना, आपका 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, ओके, ध्यान रखिएगा। तो हमेशा हम नीचे से ऊपर जाएंगे, ओके, नीचे से ऊपर जाएंगे। तो जब हम 8 डिग्री की बात करेंगे तो ये आपका मालदीव है, ये आपका है मिनिकॉय। मालदीव से मिनिकॉय को जो अलग करता है वो 8 डिग्री चैनल। ठीक है, 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। ठीक है, मिनिकॉय को लक्षद्वीप के मुख्य, लक्षद्वीप का जो मुख्य जो आइलैंड है ये, तो लक्षद्वीप से जो मिनिकॉय को अलग करेगा वो करेगा 9 डिग्री, मतलब ऊपर बढ़ रहा है ना, पहले मालदीव आएगा, मिनिकॉय आएगा, फिर लक्षद्वीप आएगा, तो कोई ऐसा खेल नहीं है। ठीक है, ठीक है, मामला याद रखिए, मामला याद रखिए, मामला या मामला याद रखिए। तो ये आपका पूरा हो गया 8-9 डिग्री। 10 डिग्री जो है इधर आएगा, इधर मत तो कहने का मतलब अंडमान निकोबार के पास। तो 10 डिग्री चैनल जो है 10 डिग्री चैनल जो है, हम अगर बोलेंगे अंडमान को कार निकोबार से, अंडमान को कार निकोबार आइलैंड से अलग करता है 10 डिग्री चैनल। लेकिन और डिटेल में पूछेगा तो ग्रेट अंडमान को छोटा वाला अंडमान से अलग करेगा वो डंकन पास। ग्रेट अंडमान को छोटा वाला अंडमान से अलग करेगा वो डंकन पास। पूरा अंडमान को निकोबार से अलग करेगा वो आपका करेगा 10 डिग्री चैनल। ध्यान में रखिएगा, ये सवाल पूछा जा सकता है तो हम लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। कह रहा है कि जो आपके ये ट्यूबलाइट्स होते हैं, है ना, ये जो नियॉन बल्ब होते हैं उसमें क्या होता है। देखिए, जब स्टेट ऑफ मैटर्स पढ़ेंगे ना, पदार्थ की अवस्था पढ़ेंगे, तो सबको पता है ठोस है, देख सकते हैं ठोस है ना, ये लिक्विड है और ये गैस है। जो अब एक और फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर जिसको प्लाज्मा बोलते हैं, पांचवा वाला को बोलते हैं बोस कंडेंसेशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो जब सॉलिड मैटर है उसको अगर हम लोग पिघला देंगे तो लिक्विड चेंज हो जाएगा, लिक्विड को जमा देंगे तो सॉलिड बन जाएगा, है ना। अगर लिक्विड है उसको खौला देंगे तो गैस बन जाएगा, और उस गैस को अगर हम कंडेंस करेंगे तो फिर लिक्विड में आ जाएगा। ओके, समझे बात को। उसी तरह से गैस अगर है, अगर उसको आयोनाइज कर देंगे, कोई भी गैसीय जो आपका थर्ड स्टेट ऑफ मैटर जो है गैस है, उसको अगर हम आयोनाइज कर देंगे उसके आयन को, तो वो बन जाएगा प्लाज्मा, और ये प्लाज्मा ही आपके नियॉन। तो चलते हैं अब नेक्स्ट सवाल की ओर। जो नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, तो नेक्स्ट सवाल है हमारा कि कौन सी समिति मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। देखिए, मौलिक कर्तव्य के बारे में सब लोग जानते हैं कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में फंडामेंटल ड्यूटी को, मौलिक कर्तव्य को, जिसे हम लोगों ने रसिया से लिया, हम लोगों ने ऐड किया आपके भाग 4 के क में, आर्टिकल 51 के क में। ठीक है, तो आर्टिकल 51 के क और भाग 4 के क में, ठीक है, भाग 4 के क में हम लोगों ने क्या ऐड किया, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, जो कि स्वर्ण समिति की सिफारिश पे ऐड किया गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से हम लोगों ने तो फंडामेंटल ड्यूटी
हम लोगों ने तो ऐड किया मौलिक कर्तव्य, है ना। और फिर उसके बाद हम लोगों ने फिर 86वां संविधान संशोधन से 86वां 2002 के माध्यम से हम लोगों ने एक और मौलिक कर्तव्य, पहले 10 हम लोगों ने ऐड किया, फिर एक और, अभी 11 है टोटल। एक और क्या हम लोगों ने ऐड किया, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देने का जो ड्यूटी है वो, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत से 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। और स्वर्ण समिति सिफारिश पे याद होना चाहिए, संथानम कमेटी था वो सीबीआई जो बॉडी है गठित हुआ इसके माध्यम से। केलकर कमेटी आपका जीएसटी, ओके, जीएसटी संबंधित है। जीएसटी आपको पता है आर्टिकल 279 के ए में जीएसटी काउंसिल की बात करता है। और धर कमेटी, जब आप राज्यों के पुनर्गठन के बारे में पढ़ेंगे तो धर आयोग के बारे में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। तो सवाल कर रहा है कि जहांगीर के क्षेत्र में, ये हिंदी में ट्रांसलेट सही से नहीं हुआ, ओके, जहांगीर ने पेंटिंग के क्षेत्र में होगा, पेंटिंग क्षेत्र में किसको सम्मानित किया, नादिर उल असरा से। देखिए अगर हम बात करेंगे पेंटिंग इन मुगल पीरियड, है ना, तो अकबर के टाइम से चालू हुआ, है ना। और अकबर के समय में अगर हम बात करेंगे तो अब्बू समद, ठीक है, अब्बू समद और मीर हसन, ठीक है। तो ये जो थे अब्बू समद और जो मीर हसन, ये अकबर के टाइम के जो पेंटर थे। और ये सब जो हमजानामा है, अकबर के टाइम में जो भी महत्वपूर्ण ग्रंथ थे ना, उनको एक तरह से आप कह सकते हैं कि डिजाइन तैयार करना, उसके बुक्स के अगर हम कवर की बात करें तो उस पर ड्राइंग करना, ये सब चीज़ें चल रहा था। ठीक है, अकबर के टाइम में, हालांकि अकबर ने बहुत रुचि दिखाया पेंटिंग क्षेत्र में, तो ये सारी चीज़ें चल रहे थे। लेकिन अगर हम बात करेंगे, ठीक है, सॉरी मीर सैयद होगा, नॉट हसन, मैंने क्या लिख दिया, ठीक है, मीर सैयद, ओके। फिर जब अकबर के बाद जब जहांगीर आएगा, तो जहांगीर के समय में जो पेंटिंग है ना, वो आप कह सकते हैं ना कि एकदम जेनिथ पे पहुंचे। जेनिथ करने का मतलब एकदम एक चरमोत्कर्ष पे पहुंच गया। और जहांगीर के टाइम में अगर हम बात करेंगे तो ज़्यादातर जो फोकस किया गया वो इंडिविजुअल पेंटिंग, है ना, लोगों का जो राजा अपना पेंटिंग बनवा रहा है, एनिमल्स बर्ड, मतलब कहने का मतलब पशु पक्षियों का पेंटिंग करवाना स्टार्ट किया, तो ये सब ड्राइंग ज़्यादा हुआ। और इनके समय जो सबसे महत्वपूर्ण जो आपके पेंटर हैं जिसको नादिर उल असरा का उपाधि दिया वो थे उस्ताद मंसूर। उस्ताद मंसूर को नादिर उल असरा का उपाधि मिला। और आप यहाँ पे देख रहे होंगे अब्बुल हसन जो है ऑप्शन नंबर है, इनको उपाधि मिला नादिर उज जमा का, नादिर उज जमा का उपाधि मिला। ध्यान रखिएगा, मनोहर बिशन दास ये सब भी आपके इनके समय मतलब जहांगीर के टाइम के ही पेंटर है। क्लियर है, इतना आपको ध्यान में रखना है। और बहुत सारी चीज़ें इसमें मेरे हिसाब से नहीं, हाँ ठीक है। एक इसके समय में रेड, उस्ताद मंसूर का एक पेंटिंग बहुत ज़्यादा चर्चा में है, चर्चा में रहता है हिस्ट्री में, रेड ब्लोजम, बहुत अच्छा है, फूल का फिगर बनाए थे। तो ये बहुत ही मतलब कहने का मतलब है कि फेमस पेंटिंग है उस्ताद मंसूर का, जो कि हमको ध्यान रखना। हाँ, और एक चीज़, जो अकबर है उसने एक तस्वीर कारखाना या कारखाना फॉर पेंटिंग, ये स्थापना अकबर के द्वारा किया गया है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, पेंटिंग कारखाना या तस्वीर खाना, ये और अकबर के समय में स्टार्ट किया, और अकबर के समय में यूरोपियन पेंटिंग भी शुरुआत हुई। इस बात को हम लोग को ध्यान में रखना है। क्लियर है। तो ये कह रहा है कि दूध में जो आपके शुगर मिलते हैं, जो शर्करा मिलते हैं, वो कौन, तो दूध में मिलेगा आपको लैक्टोज। कौन मिलेगा, लैक्टोज मिलेगा, है ना। अब जब हम शुगर की बात करेंगे तो बहुत डिफरेंट टाइप के शुगर होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मोनोसैचराइड जिसमें एक होगा यूनिट, और डाइसैकेराइड 2 होगा, और पॉलीसैचराइड में बहुत सारे होंगे। तो आपको पूछता है सवाल, कैसे मैं बताता हूँ, सवाल पूछता है कि इनमें से कौन सा शुगर मोनोसैचराइड है, पॉलीसैचराइड है या डाइसैचराइड है। इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। तो अब क्या करेंगे, हम करेंगे कि जो मोनोसैचराइड है शुगर, वो है आपके ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जो फलों में मिलता है। ये 3 जो शुगर हैं वो एनर्जी सोर्स के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये शुगर जो आपको है
कहाँ मतलब कहने का मतलब मोनोसैचराइड के रूप में पाए जाते हैं। देखिए मोनोसैचराइड और डाइसैचराइड में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, बाकी पॉलीसैचराइड याद करना आसान है। पॉलीसैचराइड में वैसे शुगर है जो कि स्टोरेज के रूप में काम करता है, जैसे कि अगर पेड़ को अगर अपना खाना स्टोर करना हो तो वो स्टार्च के रूप में करते हैं, और एनिमल को करना हो तो कैसे करते हैं वो करते हैं ग्लाइकोजेन के रूप में। तो ये आप देख सकते हैं ग्लाइकोजेन, स्टार्च और सेलुलोज, ये सारे आपके स्टोरेज फॉर्म में शुगर मिलते हैं। और ये ट्रांसपोर्ट फॉर्म में शुगर मिलेंगे, जैसे लैक्टोज दूध के माध्यम से जा रहा है ना, दूध के माध्यम से जा रहा है, सक्रोज हो गया है ना, और माल्टोज हो गया। तो ये सारे आपके जो हैं आपके डाइसैचराइड है, इस बात को आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। सवाल आगे चलते हैं। फजल अली आयोग, जब 7वां संविधान संशोधन 1956, जब राज्य पुनर्गठन आयोग की बात करेंगे आप, जब बहुत ज़्यादा मांग हो रहा था, 1953 में भाषाई आधार पे एक आप आंध्र प्रदेश का गठन देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा मांग हो रहा था कि भाषाई आधार पे गठन किया जाए राज्यों का, तो वहाँ पे फजल अली आयोग कमीशन का स्थापना 1953 में होता है, और 1956 में इन्होंने इनके मतलब सिफारिश के अकॉर्डिंग 7वां संविधान संशोधन 1956 होता है, और जो ABCD में राज्य जो बने हुए थे उनको एज ए राज्य के रूप में मतलब पुनर्गठन द्वारा से रीऑर्गेनाइज किया जाता है। तो 7th अमेंडमेंट 1976, ये ध्यान भी रखना आपको, और ये था राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित, और ये फजल अली आयोग उसी से संबंधित था। जैसे डीप आपने धर आयोग देखा है ना, ओके, JVP कमेटी देखेंगे, वो सब आप देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं। ओडोमीटर, जो आप मीटर रहता है गाड़ी में लगा हुआ जिसमें आपको डिस्टेंस दिखाता है, वो ओडोमीटर होता है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें करो या मरो का नारा गांधी जी द्वारा दिया जाता है, ऑपरेशन जीरो आवर आपको देखने को मिलता है यहाँ पे, और पुणे से ग्वालियर टैंक बॉम्बे से स्टार्ट हुआ था 1942 में, 8 अगस्त और 9 अगस्त को अगर बात करेंगे तो। और इस समय जो वायसराय थे इंडिया के, वो थे लॉर्ड लिथनिंगो। लेकिन लॉर्ड लिथनिंगो का जो शासनकाल रहा 1936 से लेके 1944 रहा, तो इनके समय बहुत सारा सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ है ना। कांग्रेस ने जो 28 महीने की सरकार चली, वो आपको देखने को मिलेगा। अगस्त ऑफर आएगा, क्रिप्स मिशन आएगा, है ना। ये सारे आपके लॉर्ड लिथनिंगो के टाइम में होता है, इस बात को आप लोग को ध्यान में रखना है, क्लियर है। अब लिटन के बारे में, लिटन सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बदमाश अगर हम बात करेंगे तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है ना, वर्नाकुलर एक्ट बोल सकते हैं ना, उसको लागू किया। अफगानों के साथ, अफगानिस्तान के साथ जो आपका युद्ध हुआ, अफगान वार हुआ जो, ठीक है, इसके प्रति बहुत ज़्यादा रूड जो अपनाया, ये लॉर्ड लिटन के टाइम में हुआ, है ना। कर्जन तो सबको पता है, बंगाल विभाजन, है ना, बंगाल विभाजन, लॉर्ड कर्जन। और लॉर्ड रिपन जो है, इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया, वर्नाकुलर को निरस्त किया, ठीक है। निरस्त मतलब मैंने यहाँ पे ही लिखा, ठीक है। ये 1878 में आया था और 1881 में रिपील कर लिया गया। और रिपन के टाइम में और भी इल्बर्ट बिल विवाद है, इल्बर्ट बिल विवाद है, इल्बर्ट बिल विवाद है 1883 का, जो इसमें था कि जो भारतीय जज हैं वो भी यूरोपियन जो भी आपके कहने का मतलब जो कन्विक्ट होंगे या यूरोपियन जो भी आपके केस होंगे उन पे ये कर सकते हैं। तो ये था इल्बर्ट बिल विवाद, और ये आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को ख़त्म करने वाला काम ये लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। इस बात को आप लोग को ध्यान में रखना है, क्लियर है। कह रहा है कि वैसा कौन सा इंट्रैक्शन है जिसमें एक जीव को फ़ायदा हो लेकिन दूसरे जीव को फ़ायदा भी ना हो और ना ही उसको कोई घाटा भी हो। तो अब देखिए ये इसको बोलते हैं कमेंसुलिज्म। देखिए परिजीविता सबको पता है कि एक को घाटा होगा एक को फ़ायदा होगा। तो जैसे कि अगर हमारे शरीर में जू है, जैसे कि जोक अगर आपके किसी जानवर पे जोक है तो जोक उसके खून को चूसता है और लेकिन उस जानवर को कोई फ़ायदा नहीं होता, बट जोक को फ़ायदा होता है, तो उसको बोलते हैं परजीविता, है पैरासाइट। लेकिन म्यूचुअलिज्म में तो आपका दोनों को मतलब कहने का मतलब कि बराबर होना चाहिए, दोनों को बेनिफिट मिलना चाहिए, है ना, वो आपका म्यूचुअलिज्म कहलाता है। तो प्रीडेशन मतलब एक को घाटा होगा, मीन्स जब मतलब कहने का मतलब है कि खाना, शेर खा रहा है शाकाहारी जानवर को तो वो प्रीडेशन हुआ। लेकिन कमेंसुलिज्म में क्या होता है, जैसे कि अगर आप बात करेंगे, मान लेते हैं कि किसी भी जानवर पर अगर एक पक्षी बैठा हुआ है और पक्षी जानवर के शरीर से कोई अगर कीड़ा वेड़ा खा रहा है तो न जानवर को घाटा लग रहा है न जानवर को फायदा हो रहा है ना। या आप देखते होंगे कि और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं कमेंसुलिज्म के, जो जिसमें मतलब कहने का मतलब एक को बेनिफिट हो दूसरा का कोई घाटा नहीं हो,
एक को बेनिफिट हो दूसरा कोई घाटा नहीं हो। अगर मान लेते हैं कि अगर आप देखिए फ्रॉग है, ठीक है, मेढक है तो कभी कभी पत्ता पे छुपा रहता है, मेढक पत्ता पे बैठा रहता है, तो उसको क्या प्रोटेक्शन मिल रहा है, तो पत्ता को दिक्कत नहीं हो रहा, मीन्स लीफ को, प्लांट को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, बट उसको एक तो उस तरह को बोलते हैं कमेंसोमेरिज्म बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। रामसर समझौता 2 फरवरी 1971 के ईरान के रामसर शहर में आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए एक समझौता हुआ। आर्द्र भूमि के क्षेत्र जो होते हैं, वेटलैंड्स होते हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए ईरान के शहर रामसर में, ठीक है, 1971 में हुआ। तो अब आप बात करेंगे कि इंडिया इसमें, आप ये देखिए 2 फरवरी 1971 को, ठीक है, और इंडिया 1 फरवरी 1981 को शामिल होगा, 1 फरवरी 1982, सॉरी, ठीक है, इंडिया शामिल होगा 1 फरवरी 1982 को। इंडिया में भी 45 वेटलैंड है, ध्यान रखिएगा। पूछ देगा इंडिया में कितने वेटलैंड है, तो आपको 45 वेटलैंड है, ठीक है। थोड़ा सा कैमरा को सही से करना पड़ेगा क्योंकि जैसा लगता है कि मैं नीचे देख रहा हूँ बार बार, कैमरा का डायरेक्शन सही से नहीं है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्या सवाल हमारा है देख लेते हैं। मराठा छत्रपति शिवाजी का राजधानी, देखिए छत्रपति शिवाजी की बात करेंगे, मराठा की बात करेंगे, जिनकी राजधानी रायगढ़ थी, है ना। अब पुरंदर की संधि भी आपको देखने को मिलता है, तो वो भी आप ध्यान में रखिएगा। अष्टप्रधान, मराठा का जो आपका शासन करने का जो तरीका था, वो अष्टप्रधान आपको देखने को मिलेगा। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ मराठा एम्पायर। तो अष्टप्रधान जिसमें 8 लोग रहते थे, मेन लोग जो राजा के करीब थे, वो शासन चलाने का काम करते, पेशवा हो गए, तो ये अष्टप्रधान हो गया। अच्छा, एक अष्टदिग्गज का नाम आता है, अष्टदिग्गज, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है ना, अष्टदिग्गज, ठीक है। तो अष्टदिग्गज जो होगा वो ये आपके कृष्णदेव राय के टाइम में था। कृष्णदेव राय आपके इनके समय में था अष्टदिग्गज, तो ये ध्यान रखिएगा, कृष्णदेव राय। और ये अष्टदिग्गज जो थे बेसिकली आपके शासन चलाने के लिए नहीं थे, ये आपके कवि थे, ठीक है। अष्टदिग्गज हो गया, अष्टप्रधान हो गया। शिवाजी के टाइम में आपने देख लिया पुरंदर की संधि हो गया, रायगढ़ की राजधानी हो गई। ओके, मराठा के बारे में और भी ज़्यादा चीज़ें आगे देखेंगे। सोलर सेल में आपके सिलिकॉन पाए जाते हैं, आपको पता होना चाहिए, जो कि एक सेमीकंडक्टर है ना। सबसे जल्दी अगर आपको बर्फ़ जमाना है या फ्रीज करना लिक्विड को, तो लिक्विड नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। उस तरह की फ्रीजिंग को बोलते हैं इमर्सन फ्रीजिंग, डुबा देना उसमें, है ना। क्लियर है, आगे चलते हैं। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन फूड चेन की बात करेंगे ना, तो फूड चेन में क्या क्या आता है। फूड चेन में सबसे नीचे जो आपका खाना बनाता है खुद से, पेड़, प्लांट, तो वो आपका प्राइमरी प्रोड्यूसर कहलाता है। वो क्या उत्पादन कर रहा है ना खाना का, वो तो खुद खा नहीं रहा। अब उसको जो खाते हैं, जो छोटे छोटे पशु हो गए, हम लोग हो गए, वो प्राइमरी कंज्यूमर कहलाते हैं, हम लोग उपभोक्ता कहलाएंगे, है ना। छोटे मोटे जानवर उपभोक्ता कहलाएंगे, क्योंकि वो प्राइमरी कंज्यूमर है, क्योंकि वो पेड़ के फलों को, पेड़ को खाया, घासों को खाया, है ना, तो प्राइमरी कंज्यूमर होता है। फिर छोटे छोटे जानवर को जो बड़े बड़े जानवर खाते हैं, तो उनको बोलते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर बोलते हैं। इसमें आपके ज़्यादातर क्या आते हैं, आपके आते हैं उसमें ज़्यादातर कार्निवोर्स, ठीक है, कार्निवोर्स। फिर उसके बाद उसके ऊपर टर्सरी जो बड़े बड़े छोटे छोटे, जो जैसे कि मान लेती है आपके मांसाहारी जानवर है, तो इसको अगर कोई खाने का है तो वो शेर खा लेगा इसको, तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, और टर्सरी कंज्यूमर हो गया, और सेकेंडरी कार्निवोर में आता है। तो देखिए, ये तो पहला प्रोड्यूसर, ये उपभोक्ता है, ये उपभोक्ता खुद खाना बनाएगा, इसको खाने वाला कहलाएगा प्राथमिक उपभोक्ता, इसको खाने वाला द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। तो ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये फूड चेन का जो है, इसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या की बात कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा आपको डिकम्पोजर मिलेगा, जो मतलब सबसे मतलब जो भी किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी फूड प्रोडक्ट को, या किसी भी चीज़ों को एकदम डिकम्पोज करते, सबसे मतलब पूरे उसको मतलब कैसे कहने का मतलब पूरा तोड़ दे छोटे छोटे ऑर्गेनिक मैटर्स में, वो आपका डिकम्पोजर अपघटक कहलाता है। इसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा, इसमें बैक्टीरिया है, इसमें फंगस, ये सब सारे चीज़ आते हैं, तो अपघटक हो गया, ठीक है। इसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, क्लियर है। परमवीर चक्र अभी तक 21 लोगों को मिला है भाई, ओके। अमीनो एसिड, देखिए इसेंशियल अमीनो एसिड उसको बोलते हैं, वैसे अमीनो एसिड जिसका निर्माण हमारा शरीर नहीं कर सकता है, वो इसेंशियल अमीनो एसिड कहलाता है। मतलब वो हम लोग को कहाँ से मिलेगा, खाना के थ्रू मिलेगा। वो अमीनो एसिड हम लोग खाना के थ्रू प्राप्त करेंगे, ना कि खुद उसको हम लोग नहीं
जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। वो आपका इसमें आपका ल्यूसीन जो है एसेंशियल इम्यूनो एसिड में आता है। अब मैं आपको बता दूं, देयर इज 9 एसेंशियल इम्यूनो एसिड। हिस्टेडाइन है, आइसोलिसाइन है, ल्यूसाइन है, लाइसिन है, मेथियोनिन है, फेनिलिन है, थ्रेओनिन है, थैप्टोन है और वैलिन है। ये आपके इसेंशियल अमीनो एसिड है, इसेंशियल अमीनो एसिड है। समझे बात को? चल कैमरा का सही से करवा दूंगा, ये मैं सामने देख नहीं पा रहा। अभी कह रहा है कास्ट सिस्टम का इसमें से कौन एक भारत में जो जाति प्रथा है उसका क्या विशेषता नहीं है, ठीक है। तो जाति जन्म से निराश होते, हाँ ये तो है भाई, विशेषता तो है, नहीं है बात करना। इंटर मैरिज, अंतर विवाह, मतलब कहने का तो सेम कास्ट में विवाह वो हाँ होता है, वही विवाह नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये आंसर होगा, मतलब कि एक कास्ट वाला दूसरे कास्ट से शादी करने वाला ये जो ट्रेडिशन जो है ये आपके कास्ट सिस्टम का विशेषता नहीं है भारत में। हालांकि होता है अलग चीज़ है, लेकिन है नहीं। जाति व्यवस्था में भोजन और साझा करने के, हाँ ये बात सही है, जैसे भोज होते रहता है तो ये हमारा है, लेकिन ये वाला नहीं सिस्टम, ये वाला आपका नहीं होगा आंसर, ठीक है। मतलब इसमें ऑप्शन ये होगा। सबसे ज़्यादा एलर्जेन, देखिए एंटीबॉडी, एलर्जी जब हो शरीर में तो उसमें जो एंटीबॉडी सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूस होता है वो होता है आईजीई, याद रखना है, ठीक है। आईजीई जो है वो एलर्जी को लेके सबसे ज़्यादा एंटीबॉडी है। आईजीजी है जो बैक्टीरिया ये सब चीज़ों फॉरेन पार्टिकल्स को हमारे शरीर से बचाती करेगा, है ना। आईजीएम जो है वो आपका ब्लड के थ्रू आपका इम्यून सिस्टम को कंट्रोल कर, इम्यून सिस्टम को बचाने का काम करेगा, है ना। ये ध्यान में रखना है आपका। इसका आंसर आईजीई होगा, ठीक है, आईजीई होगा जो आपके आंसर होगा, ठीक है। राइबोसोम, देखो साइटोप्लाज्मा जो है क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया ये आपके सेल के पार्ट है। तो साइटोप्लाज्मा में 80S जो राइबोसोम का टैप होता है, 70 और 80S। तो राइबोसोम साइटोप्लाज्मा में 80S का होता है, बाकी 70 का होता है। क्लोरोप्लास्ट में 70 होगा और इसमें 70S का, सब में राइबोसोम मतलब प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। राइबोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल बोलते हैं। इस बात को आप लोग को ध्यान में रखना है, समझे बात को। तो राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर ऑफ द सेल बोलते हैं, और न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं। ओके, फिर उसके बाद आपके और भी चीज़ें हैं इसमें, जैसे कि मैं आपको बता दूं, लाइसोसोम है, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोलते हैं, मतलब आत्महत्या की थैली बोलते हैं। ओके, क्लोरोप्लास्ट को आपका किचन ऑफ द सेल बोलते हैं। तो ये सारे आपको ध्यान में रखने हैं। ओके, अब देखिए सेल का खोज 1674 में एंटिबन लेगुनो के द्वारा जीवित कोशिका का खोज किया गया था। इसके पहले 1669 में आपके रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका का खोज किया गया था कॉर्क में, बट वो उन्होंने नहीं बताया था कि कोशिका जो सेल होता है वो जीवित है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन लेवेनहुक ने माइक्रोस्कोप के डिस्कवरी के बाद इन्होंने फ्री लिविंग सेल्स का खोज किया। फिर 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस का खोज किया, केंद्र का खोज किया, जिसको हम लोग ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं। न्यूक्लियस का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया। पूछ सकता है न्यूक्लियस का खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने किया। फिर 1839 में पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्मा शब्द का इस्तेमाल सबसे पहली बार कोशिका द्रव मतलब प्रोटोप्लाज्म शब्द का इस्तेमाल किया गया। 1839 में पुरकिंजे ने इस्तेमाल किया। और कोशिका सिद्धांत सेल्डन और स्वान के द्वारा दिया गया 1838 और 1839 में। सेल्डन और स्वान ने कोशिका थ्योरी दिया, सेल थ्योरी गिवन बाय सेल्डन एंड स्वान, ध्यान रखिएगा। देखिए 42वां संविधान संशोधन जब हुआ तो कुछ जैसे हमारे पास 3 लिस्ट है ना, अनुसूची 7, हमारे पास 12 अनुसूची है। तो 7वां नंबर का अनुसूची है, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात करें, शक्तियों का बंटवारा करता है। हमारे पास 3 सूची है, एक हमारा संघ सूची है, एक हमारा संवर्ती सूची है, एक हमारा राज्य सूची है। सब पे कानून बनाने का अधिकार अलग अलग। अगर राज्य सूची है तो राज्य कानून बनाएगा, केंद्र सूची है तो उस पर केंद्र कानून पार्लियामेंट कानून बनाएगा, और संबद्ध सूची दोनों मिलकर बनाएंगे। तो क्या हुआ, 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से 5 सब्जेक्ट को राज्य सूची से निकाल के संबद्ध सूची में डाल दिया गया। अब वो 5 सब्जेक्ट कौन कौन से थे? आपके एजुकेशन, फॉरेस्ट, ठीक है, उसके बाद आपका हो जाएगा प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड एंड एनिमल, ओके। उसके बाद हमारा हो जाएगा वेट एंड मेजरमेंट, माप और तौल, है ना, वेट एंड मेजरमेंट, माप और तौल। मैं हिंदी बोल रहा हूँ, ठीक है, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और एक हो जाएगा हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, न्यायिक प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस,
तो ये 5 सब्जेक्ट, शिक्षा, फॉरेस्ट मतलब वन, प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड एंड एनिमल, वेट एंड मेजरमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ये 5 पॉइंट को, 5 सब्जेक्ट्स को आपके स्टेट से उठा के कंकरेंट में डाल दिया गया, संबद्ध सूची में डाल दिया गया। तो शिक्षा वन तो है, सही है, वन ये भी सही है, ये भी है, लेकिन स्थानीय सरकार नहीं होगा तो ये गलत है। ओके, हमारे यहाँ पे ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 7th रेवोल्यूशन राम मनोहर लोहिया, है ना, सप्त क्रांति। देखिए प्री मानसून है ये, प्री मानसून, मानसून आने से पहले जो बरसात होती है ना गर्मी के टाइम में, वो मैंगो सोबर के नाम से, इसमें आम पक जाता है। ये वर्षा केरल और कर्नाटक के तटों पे होता है, केरल और कर्नाटक के तटों पे होता है। एक और वर्षा होता है चेरी ब्लॉसम भी, उसको प्री मानसून ही बोलते हैं, चेरी ब्लॉसम। ठीक है, चेरी ब्लॉसम ये भी आपका कर्नाटक में होता है, और ये कॉफी इससे पकता है, कॉफी जो है ना वो पक जाते हैं। तो ये चेरी ब्लॉसम हो, ये मैंगो सोबर, ये सारे वर्षा के प्रकार है। अर्ली मानसून है, प्री मानसून है, प्री मानसून है, ध्यान में रखिएगा, है ना। ठीक है, और काल बैसाखी आपके पश्चिम बंगाल, ये ध्यान रखिएगा सब। काल बैसाखी नॉर्वेस्टर है जो पूर्वी भारत, सब याद रखिएगा। गंगाई कोंड चोलपुरम, देखिए गंगाई कोंड चोलपुरम, जब आप चोला बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। चोला डायनेस्टी का स्थापना विजयालय द्वारा तंजावुर में किया गया था, तंजौर में विजयालय द्वारा चोला डायनेस्टी का स्थापना किया गया। उसके बाद राजा राज प्रथम पहले बने, ठीक है, और उसके बाद फिर राजेंद्र प्रथम बने। राजेंद्र प्रथम ने बहुत एरिया को जीता, पूरा श्रीलंका को जीत लिया, है ना। उसके बाद ये इन्होंने एक गंगाई कोंड चोलपुरम नाम का शहर बसाया, है ना, वहाँ पे एक मंदिर भी बनवाया, तो राजेंद्र प्रथम हो जाएगा आंसर। ठीक है, बिरदेश्वर का मंदिर आएगा, दोनों मिलकर बनाए हैं, पहले ये फिर ये पूरा कंप्लीट करें। बिरदेश्वर का मंदिर तो ध्यान रखिएगा, है ना। चोला डायनेस्टी में आपको और भी बहुत सारी चीज़ याद रखना, कुछ टर्म्स को याद रखना। ऊर है, जो ग्रामीणों का सभा था, ऊर था, है, जो सभा था, एक सभा है, जो सभा था वो ब्राह्मणों की सभा था, वो सभा था। ऊर था जो ग्रामीणों की सभा था। ओके, मोवेंद्रम नाम शब्द का इस्तेमाल होता है, जिसमें कि तीन क्षेत्रों का या थ्री हेड्समैन का नाम आता है, मोवेंद्रम जिसको बोलते हैं, मुवेंद्रम। ठीक है, तो चोला डायनेस्टी में बहुत सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगा, मैं अभी आगे आएगा तो मैं बताऊंगा। इसे पूरा मैं पढ़ा चुका हूँ। चोला डायनेस्टी स्वशासन के लिए, मतलब ग्रामीण स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। चोला डायनेस्टी कितना अच्छा सिस्टम था कि गाँव में, जैसे कि बहुत पहले की मैं बात कर रहा हूँ, चोला डायनेस्टी में ऐसा सिस्टम था कि गाँव में जो शासन हो रहा था वो स्वशासन था। तो ये पूछता है ना कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी या पूछता है विलेज ऑटोनॉमी पूछता है, ये आपका विशेषता है किसका, चोला डायनेस्टी का विशेषता है। नौसेना भी चोला डायनेस्टी का बहुत पावरफुल था, तो ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर को चेन, देखिए न्यूक्लियर रिएक्टर में जो मॉडरेटर के रूप में काम करता है वो करता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है वो मॉडरेटर की, ये क्या करता है ना कि न्यूट्रॉन की गति को कम करता है, मॉडरेट करता है ना, न्यूट्रॉन की गति को कम करता है। और ऐसा कोई काम नहीं ग्रेफाइट का, मॉडरेटर इसलिए नाम है। लेकिन जो नियंत्रक छड़ें होती हैं, जिसमें आपके कैडमियम के क्षारों का इस्तेमाल, कैडमियम बोरोन, है ना, कैडमियम, है ना, कैडमियम और बोरोन के छड़ का इस्तेमाल करते हैं परमाणु रिएक्टर के चेन रिएक्शन हुए। चेन रिएक्शन मतलब क्या हुआ, जैसे कि जब जो आपके न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन ये टूटते हैं तो तीन भाग में टूटते हैं, 1 2 3, फिर 3 से 3 टूट जाएंगे, सब में 3 टूट जाएगा। तो ये जो कैडमियम जो हम ये छड़ डालेंगे तो ये 2 को ये क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, 2 को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये आपका हो गया चेन रिएक्शन को कंट्रोल करना, ये काम है नियंत्रक छड़ें। कंप्लीट है। वेबर के अनुसार पारंपरिक प्राधिकार का स्रोत, देखिए ये सवाल सोशियोलॉजी से संबंधित है, और बिहार एसआई के इस पेपर में सोशियोलॉजी के बहुत सारे सवाल आए थे, है ना, ग्रुप क्या होता है, ये सारी चीज़ें। तो वेबर के अनुसार जो पारंपरिक प्राधिकार के स्रोत है वो नौकरशाही है, ध्यान रखिएगा, ये आपको ध्यान में रखना, याद रखना है, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। 0 आवर तो पता है कि जैसे ही प्रश्नकाल समाप्त होता है तुरंत जो टाइम आता है, प्रश्नकाल 11 से 12 के बाद जो तुरंत टाइम आएगा वो आपका क्या कहलाएगा, 0 आवर। संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का मतलब वही होता है जब प्रश्नकाल समाप्त होता है तो। और 11 से 12 आपको पता होना चाहिए कि ये जो टाइमिंग है वो आपका प्रश्नकाल का है। फिर 1 बजे से कुछ समय के लिए जो आपका चलता है 0 आवर चलता है, फिर उसके बाद। तो अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कहता है, फिलिप स्प्रैट एक इंग्लिश मैन थे जिनको दोषी ठहराया गया, ध्यान रखिएगा। तो फिलिप स्प्रैट एक इंग्लिश मैन है जिनको कन्विक्टेड ठहराया गया था मेरठ षड्यंत्र केस में।
ये मेरठ षड्यंत्र केस क्या था, उसमें 31 जो मजदूर संघ के जो नेता थे, श्रमिक नेता जो थे, उनको गिरफ्तार किया गया था। हाँ, उसमें 3 अंग्रेज को भी गिरफ्तार किया गया था। तो ये वही आपका मेरठ षड्यंत्र केस जो है 1929 से 34 के 33 तक के चला था। एक ये हो गया, तो आंसर हो जाएगा। लाहौर षड्यंत्र केस जो बटुकेश्वर दत्त और सुभाष चंद्र भगत सिंह के द्वारा बम फेंका गया था असेंबली में 1929 में। कानपुर षड्यंत्र केस ये साम्यवादी नेता जो कम्युनिस्ट नेता थे एम.एन. रॉय, इनके खिलाफ चला था और बहुत सारे नेता थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, है ना। तो ये आपका 1924 में। चटगांव सूर्यसेन आपको नाम देखने को मिलेगा, जिसको मास्टर दा के नाम से बोला गया। उन्होंने शस्त्रागार को लूटा था चटगांव में, अभी बांग्लादेश में है। तो ये आपका 1930 में है, मास्टर, ठीक है, दा 1920 में, है ना। अब इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो और भी कुछ केसेज हैं, जैसे कि आपका दिल्ली कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है ना, दिल्ली 1912 में दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग पे बम फेंकना, अमीर चंद, है ना, अवध बिहारी, ओके। तो ये आपका किस पे, लॉर्ड हार्डिंग पे बम फेंकना 1912 में। ये आपका बसंत कुमार भी थे, इसमें एक नाम मैं भुला गया, बसंत कुमार। फिर दिल्ली के बाद आपका एक आएगा मुजफ्फरपुर में, जो आपके मजिस्ट्रेट थे डगलस किंग्सफोर्ड पे बम फेंकना मुजफ्फरपुर में, है ना। प्रफुल्ल चाकी और वो आपके खुदीराम बोस 1908 में। तो ये सारे आपके याद रखना है, ये आपको सारा याद रखना है, बहुत काम देगा आगे, ठीक है। अरे यार ये क्या हुआ, नाम दफा अरुणाचल प्रदेश में है, उड़ीसा में सिंपली पार है, भीतरकनिका है, नंदन कानन है, गहीर माथा है। ये सारे आपके उड़ीसा के मतलब कहने का मतलब है कि राष्ट्रीय उद्यान है। नंदन कानन, सिमलीपाल, गहीर माथा, है ना, ये सारे आपको याद रखना है, ओके। फिर आपके बाद असम में तो सबको पता है, मैंने यहाँ पे लगा दिया, वो स्लाइड नहीं लगाया, ठीक है। तो असम में तो बहुत सारे आएगा आपके, जैसे कि धिंगपटकई है, डिब्रू साइकोबा है, ओरंग नेशनल पार्क है, नामेरी टाइगर रिजर्व है, रायमोना नेशनल पार्क अभी हाल में ही हुआ है ना, राजीव गांधी ओरंग जो नेशनल पार्क है, काजीरंगा जो है सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये सारे आपके असम में है, क्लियर। आगे चलते हैं हम लोग। समूह, देखिए समूह ग्रुप का मतलब होता है ना कि एक दूसरे से इंट्रैक्शन हो, इन दूसरे से इंट्रैक्शन हो कि कोई काम हो तो वो समूह कहलाता है ना। कोई एक अब देखिए रेलवे स्टेशन पर जो प्रतीक्षा करने वाला यात्री, सबका अलग अलग काम है, कोई इंट्रैक्शन होता है अलग बात, बट एक दूसरे से वो कनेक्टेड नहीं होते हैं। कोई अलग ट्रेन का इंतजार करे, कोई अलग ट्रेन का इंतजार करे, कॉमन मोटो नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। सिनेमा दर्शक में भी ऐसा कुछ नहीं, कोई ग्रुप नहीं बना हुआ। बेसिकली ग्रुप में फैमिली आते, परिवार के सदस्य आते हैं, जिनका जो एक दूसरे से मतलब कहने का मतलब इंटरकनेक्टेड होते हैं, वो परिवार के सदस्य हो गए। देखिए सब सोशियोलॉजी का सवाल है। 7वीं पंचवर्षीय योजना की विकास की रणनीति, ये देखो 7वीं पंचवर्षीय योजना थे, उसमें ये सब है, कृषि विकास है, औद्योगिक विकास है, सेवा क्षेत्र विकास है, तो ये सभी आंसर हो जाएंगे। अब देखिए पंचवर्षीय योजना जब आएगा ना, तो पहला आएगा 51 से 56, कृषि पे जोड़ दिया गया है ना, किस पे, हेराल्ड डोमर मॉडल, हेराल्ड डोमर मॉडल पे, है ना, कृषि पे जोड़ दिया गया। हैंड राइटिंग इग्नोर करिएगा, अभी इस पे मेरा हाथ बैठने वाला है तो अच्छा से राइटिंग आएगा। 56 से 61 आएगा, हैवी इंडस्ट्री पे जोड़ दिया गया, हेवी इंडस्ट्री पे, है ना। और यह था पीसी महान लोबिस मॉडल था, जिसमें आपके भिलाई रूस की सहायता से, है ना, दुर्गापुर ब्रिटेन की सहायता से, और आपके राउरकेला जर्मनी की सहायता से 3 आपके इस्पात कारखाने बने थे। सेकंड 1950 56 से 61 तक, ठीक है। तीसरा जो आपका थर्ड 5 ईयर प्लान जो आएगा, ये इसमें आपका हरित क्रांति आपको देखने को मिलेगा, हरित क्रांति, है ना, हरित क्रांति। चौथा जो आएगा उसमें आपको फैमिली प्लानिंग देखने को मिलेगा। और आपका जो 5वां जो 5 ईयर प्लान आएगा, उसमें आपको परिवार नियोजन देखने को मिलेगा, है ना, परिवार नियोजन देखने को मिलेगा, है ना। और आपको गरीबी हटाओ देखने को मिलेगा, है ना। सॉरी, चौथा में फैमिली प्लानिंग और 5वां में गरीबी हटाओ देखने को मिलेगा, है ना। ये आपको 5वां 5 ईयर प्लान हो गया। तो 5 ईयर प्लान सारे आपको ध्यान में रखने हैं, और मैं पूरा करवा दूंगा। मित्र पे गमछा जारी सब ट्रिक सबको पता होगा, कहाँ से करके रेखा गुजरती है ना,
तो ये आपके कौन से राज्य होके गुजरती है, ठीक है। मित्र पे गमछा जा, तो बिहार से तो गुजरती नहीं है ना। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ बिहार यहाँ भी है, ओके। पश्चिम बंगाल भी नहीं होगा, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ मेघालय नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा गुजरात, झारखंड और त्रिपुरा, ये तीनों से गुजरती, बाकी ये सब देख सकते हो ऑप्शन छट गए। तो ये ध्यान में रखना आपको, ओके। कर्क रेखा कहाँ, अब देखिए अगर कोई पूछ दे कि आपको विषुवत रेखा कहाँ से, 0 डिग्री जो आपका इक्वेटर है वो किसकी देश से गुजरा था, मैंने उसका ट्रिक बताया, ई कोबरा GK, एक सेकेंड, GK जू किसो SBI। देखिए ट्रिक है, इस पूरे 0 डिग्री, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, ये आपका कहाँ गया, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। या फिर का है गैबन, कांगो, जायरे, युगांडा, केनिया, सोमालिया। गैबन, कांगो, जायरे, युगांडा, केनिया, सोमालिया। ये आपका सुमात्रा, ब्रुनोई, इंडोनेशिया, ये आपके हिंद महासागर में। तो यहाँ से आपके 0 डिग्री लाइन आपका जो है गुजरता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, जब मैं ज्योग्राफी कराऊंगा तो चीज़ों को सही तरीके से कराऊंगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दुर्खेम मॉडर्न, देखिए मॉडर्न सोसाइटी, दुर्खेम के अकॉर्डिंग जो मॉडर्न सोसाइटीज हैं उनमें ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी होता है। क्या होता है, ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी होता है, जैविक एकजुटता होता है। आप देखिए पूरा एक, मैं सोशियोलॉजी तो करवाऊंगा नहीं, तो चलिए हटाइए इस सवाल को, कोई मतलब का नहीं है। देखिए पॉइंट इनसाइड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी के सवाल है, इकोनॉमिक्स का है। उत्पादन संभावना वक्र के अंदर बिंदु क्या दर्शाता है। देखिए ये उत्पादन संभावना, ये कर्व है, तो इसके अंदर अगर कोई मतलब कहने का मतलब ऐसा ग्राफ बनता है तो उससे होता है ना कि ना तो कुशल है और ना ही व्यावर है, ना तो कुशल है लेकिन ना ही अंदर अगर उत्पादन संभावना में कोई चीज़ अगर इस कर्व के अंदर में अगर कोई मतलब आता है, ये इकोनॉमिक्स में बताऊंगा तो अलग चीज़ है, तो क्या वो बोलते हैं कि कोई भी रिसोर्सेज का हम यूटिलाइज सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, वो होता है ना ही कुशल ना ही व्यावर है। अगर इस लाइन पे अगर कोई है, इस लाइन पे है, तो मतलब उस सोर्स का हम लोग यूज बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, फुल यूटिलाइज कर रहे हैं। और इससे बाहर अगर है तो वो नॉट अटेनेबल विथ अवेलेबल रिसोर्स है, मतलब कि है अवेलेबल है लेकिन हम लोग उसको अटेन नहीं कर सकते, हम लोग उसको यूज नहीं कर पाएंगे, है ना। ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है जिसको आपको ध्यान में रखना है। ये सवाल पूछ सकता है भाई, ओके, ये सवाल पूछ सकता है, क्लियर है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो इसका उत्तर हो गया हमारा ना ही कुशल ना ही व्यावर, है ना। क्लास स्ट्रगल तो कार्ल मार्क्स है ना, क्लास स्ट्रगल कार्ल मार्क्स सबको जो पता है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट सवाल की। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि कटे जले जो सतह है उस पर कौन सा बैक्टीरिया पनप सकते हैं। देखिए बैसिलस सेरस जो है, ये बैक्टीरिया आपको कच्चे चावल में देखने को मिलेंगे, ठीक है। जो कच्चे चावल है उसमें आपको बैसिलस सेरस बैक्टीरिया मिलते हैं देखने को। सैल्मोनेला टाइफी के बारे में आप सबको पता है कि टाइफाइड जिससे होता है, ठीक है। उसके बाद अब देखिए स्टैफोलोकोकाई, ये जो आपके बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया जो कटे जले सतह होंगे वहाँ पे ये बैक्टीरिया जल्दी उत्पन्न होंगे, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका उत्तर हो जाएगा क्लियर। ये भी एक तरह का बैक्टीरिया है, क्लस्ट्रिडियम बोटुलियम, ठीक है। ओके आगे चलते हैं। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो आपका अगर हम बात करेंगे तो इसके अभी अध्यक्ष हैं, मतलब इसके अभी चेयरमैन जो है वो आपके हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का काम है करप्शन को देखना, जो भी आपके लोक सेवक सिविल सेवक जो हैं उनके विरुद्ध मामलों की जांच का काम करना सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का काम है, ओके। इसके जो आपके सदस्य होते हैं उनके 4 या 65 साल होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा 4 या 65 साल होते हैं, इस चीज़ को हम लोग को ध्यान में रखना है, ओके। कार्यकाल। इकोनॉमिक्स इज बेस्ट डिफाइंड एज स्टडी ऑफ, अर्थशास्त्र को सबसे महत्वपूर्ण क्या पढ़ते हैं कि आपके पास जो भी मिनिमम संसाधन उसका इस्तेमाल कैसे करना, यही कहलाता है इकोनॉमिक्स, यही कहलाता है इकोनॉमिक्स, समझे बात को। हाँ कह रहा है कि जब आयोडीन सॉल्यूशन को ऐड करते हैं राइस वाटर में तो ब्लू ब्लैक, देखिए आप क्लास 6 का पढ़िएगा साइंस चैप्टर 1 में, आपके शायद दूसरे पेज में इस दोनों चीज़ को लिखा गया है कि जब स्टार्च को टेस्ट करना है तो आयोडीन को डालिए, है ना, आयोडीन ब्लू से ब्लैक हो जाएगा, ब्लू से ब्लैक हो जाएगा,
तो मतलब समझिए कि स्टार्च उसमें प्रेजेंट है। प्रोटीन को चेक करना है तो कहता है कास्टिक सोडा, है ना, कास्टिक सोडा को डालिए। ओके, तो वो जो है उसका कलर वायलेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वायलेट हो जाएगा। ओके, ये आपके क्लास 6 का है। अब ध्यान रखिए इसमें क्लास 6 में ये सारा चीज़ लिखा हुआ है। तो सवाल आपको, इसलिए मैं बोलता हूँ ना कि आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, आपको पढ़ना चाहिए। एक दिन में आप चाहिएगा तो खत्म कर दिया। क्लास 6 पढ़िएगा तो एक दिन में पूरा साइंस खत्म हो जाएगा। कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं, कुछ ज़्यादा रटना नहीं, कुछ करना नहीं, बस मेन मेन पॉइंट्स को समझना। तो कास्टिक सोडा प्रोटीन टेस्ट के लिए होता है, कास्टिक सोडा। और कॉपर सल्फेट भी आपको नाम देखने को मिलेगा, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। चलिए इससे उत्तर हो जाएगा स्टार्च, है ना। हाँ, ये जो कह रहा है ना कि जब कहीं भी थीन ऑयल फिल्म में, तो कहने का तो अगर पतली तेल का अगर परत है तो सफ़ेद जो प्रवर्तित जो सफ़ेद प्रकाश दिखाई देता है उसका कारण है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, अगर ज़मीन पे तेल गिर जाता है तो तेल चमकता है, उसका सतह चमकता है, वो भी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट से होता है, वो भी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट से होता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और इस साबुन का जो बुलबुला होना, वो सब इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है। ठीक है, वो सब इंटरफेरेंस, साबुन का बुलबुला, ये सब आपका चमकना, चमकते हुए सतह जो है आपका, वो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के माध्यम से होता है। प्रकाश का विवर्तन, जिसको डिफ्रैक्शन बोलते हैं, तो प्रकाश का विवर्तन जो आपको देखने को मिलेगा जब आपको कहने का मतलब क्या बोलते हैं, तारे जो आपके हैं दूर में हैं तो कहीं ना कहीं डिमडिमाते हुए दिखाते, तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है ना। वो सारे आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं आगे हम लोग। ह्यूमन बिहेवियर को फेस टू फेस इंस्ट्रक्शन क्या कहलाता है? वो कहलाएगा सूक्ष्म। और बहुत बड़े लेवल पे अगर स्टडी करना तो कहलाएगा माइक्रो सोशियोलॉजी। ठीक है, कट्टी बिहू जो आपका ये त्यौहार आपका असम का है, ध्यान रखिएगा। अम्बुबाची का मेला हो गया, ये सब आपके असम के त्यौहार हैं। ओके, अब मैंने बता दिया आपको माजुली द्वीप यहाँ पे असम में देखने को मिलेगा, ढींग पटकाई है, आपके औरंग है, मानस नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये सब आपके असम के हैं। ओके, और उसके बाद मेरे हिसाब से लास्ट सवाल होगा, है ना। तो हम लोगों ने लगभग इसमें 70 के आसपास हम लोगों ने सवाल को किया। हालांकि जो करंट अफेयर मैथ था उसको मैंने हटा दिया। तो हम लोगों ने पूरे अच्छे तरीके से किया है। हालांकि लंबा सेशन हुआ लेकिन अच्छे तरीके से हम लोगों ने समझा। जो नेक्स्ट सेशन होगा, जो नेक्स्ट प्रीवियस ईयर का सेशन होगा, उसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट बनाने का काम करूँगा, थोड़ा सा कम बनाने का काम करूँगा। पहले सब कुछ लिख के लाऊंगा तो क्या होगा कि मतलब थोड़ा सा आपका वीडियो का जो ड्यूरेशन है वो थोड़ा सा कम होगा। बाकी अच्छे तरीके से आपको चीज़ें कवर हो रही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।